ओके, वेलकम टू आवर न्यू सेशन। इस सेशन में पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने इंस्टीट्यूट के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। करीब 5-7 मिनट लगेगा, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो व्हाट इज़ फिश एजुकेशन फाउंडेशन। छोटी सी हिस्ट्री है इसकी। मैं उस वक्त दुबई में काम करता था, आज से करीब 12-13 साल पहले की बात है। तो सेफ्टी कल्चर बहुत अच्छा नहीं था वहाँ पर। मतलब जैसे होता है, चूँकि डेवलपिंग कंट्री थी और नए नए लोग आ रहे थे, तो बहुत बड़ा इशू ये था कि सेफ्टी डिपार्टमेंट में सेफ्टी ऑफिसर्स इनकम्पिटेंट होते थे, कम्पिटेंट नहीं होते थे। तो उसकी वजह से बहुत परेशानियाँ होती थी कि हमने बोला कि 4 सेफ्टी ऑफिसर चाहिए, तो एचआर डिपार्टमेंट से किसी भी 4 आदमी को लेकर चले आएंगे। अब आप उनको ट्रेनिंग दीजिए या फिर काम देखिए। तो इसकी वजह से बहुत कन्फ्यूजन था और बहुत ज़्यादा टेंशन रहती थी। उस वक्त हमारे एक ग्रुप था उस पर सेफ्टी मैनेजर्स का, दुबई में बहुत सारे कंपनीज़ में। तो हमने एक मीटिंग की और सबको बुलाया कि भाई मैं अपना इशू डिस्कस करना चाहता था कि हमारे साथ ऐसा मसला है कि कहीं से आपको कम्पिटेंट, ट्रेन, क्वालिफाइड सेफ्टी ऑफिसर नहीं मिलता। क्या इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? और कुछ भी होगा तो जाहिर आपके पास सारी बात आ जाएगी। आप मैनेजमेंट में हैं, मैनेजर हैं, तो जाहिर है फिर आपको सब झेलना ही पड़ेगा। तो जब हमने ये छोटी सी मीटिंग बुलाई, तो उस वक्त उन लोगों ने सब ने वही प्रॉब्लम बताई। मतलब मैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहा था, वो सारे लोग वही प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो उस वक्त फिर इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक तरीका निकाला कि एक छोटा सा ग्रुप बनाया जिसको हम सोसाइटी ऑफ सेफ्टी प्रोफेशनल के नाम से हमने उसका नाम रखा। और वहाँ से फिर वो उसमें हमने ये किया कि चूँकि हर आदमी, जितने भी इसमें थे मैनेजर्स थे, और सबके पास अपने अपनी साइट्स थी, ट्रेनिंग सेंटर्स थे, और हर आदमी अपने अपने लेवल पे कॉम्पिटेंट था। तो हम लोगों ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया कि हर हफ्ते, यानी वीकेंड में, जिस दिन छुट्टी होती थी, फ्राइडे नॉर्मली, तो उस दिन एक सेंटर पे एक कंपनी में जाएंगे और जितने भी लोग उसमें जुड़ते चले जाएंगे उसको वहाँ भेज देंगे। और कोई क्रेन का एक्सपर्ट है, कोई कंस्ट्रक्शन में कोई एक्सपर्ट है, कोई स्कैफोल्डिंग का एक्सपर्ट, इस तरह से बहुत सारे लोग थे। तो एक तरीका बनाया कि हर हफ्ते एक शेड्यूल बना लेंगे, सबको शेयर कर देंगे, जिसको सीखना है वहाँ चला जाएगा। इस तरह से सबकी कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर ये भी था कि दिमाग में कि वहाँ पर हम सोसाइटी को रजिस्टर करेंगे, लेकिन वहाँ पर चूँकि लॉज बहुत अलग तरह के थे, तो वहाँ पर पॉसिबल नहीं हुआ। तो इंडिया में आके हमने उसको रजिस्टर कर लिया, सोसाइटी ऑफ सेफ्टी प्रोफेशनल्स। फिर उसके बाद वो काम, फिर उसके अंडर में ये था कि कुछ ट्रेनिंग वहाँ पर भी देते थे, कुछ यहाँ भी देते थे। इस तरह से धीरे धीरे वो कहानी चलती रही। फिर बाद में इसको फॉर्मल तरीके से हमने, चूँकि हर जगह उस वक्त सेंटर्स थे, तकरीबन हर जगह, सिर्फ यहाँ पर यूपी या नॉर्थ इंडिया में सेंटर्स की कमी थी। तो हमने एडवाइस किया कि हम एक सेंटर यहाँ पे डेवलप करना चाहते हैं, ताकि यहाँ पर एक अच्छा माहौल बने, ट्रेनिंग देकर लोगों को कॉम्पिटेंट बनाकर फिर यहाँ से भेजें। तो ये पर्पज़ था। तो फिर हमने यहाँ पर एक फिश एजुकेशन फाउंडेशन बनाया। उसके अंडर में फिर एक इंस्टीट्यूट बनाया जिसको हम पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ के नाम से जानते हैं। तकरीबन 10 साल पुरानी कहानी है ये, जब हमने शुरू किया। तो इसीलिए जब हमने इसको बनाया तो एक हमारा बहुत बड़ा एडवाइजरी फोरम है, उसमें इंटरनेशनल लेवल के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो सब ने एडवाइस किया कि क्या क्या होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई गई। सिर्फ ऐसा नहीं कि एक रूम में हम बैठ के पढ़ा रहे हैं, कुछ स्लाइड्स दिखा दे रहे हैं, कुछ सिखा दे रहे हैं, वैसे नहीं। आप जो कुछ भी पढ़ाते हैं उसका प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो इसीलिए ये, चूँकि हमारे पास जगह भी थी, तो हमने एक पूरा एक सेटअप बनाया। इसमें प्रैक्टिकल एरिया अलग है, इसमें ऑफिस भी हैं, इसमें लाइब्रेरी भी है, वर्कशॉप भी है, हॉस्टल, एक कंप्लीट छोटा सा एक इंस्टीट्यूशन कैंपस बनाया, ताकि जो भी यहाँ पर आए कहीं से भी इंडिया से, उसको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। और 1 साल अगर यहाँ गुजार लेता है वो, तो किसी भी नॉर्मल जो 3 साल 4 साल के जो एक्सपीरियंस सेफ्टी ऑफिसर होते हैं, उस लेवल की नॉलेज आपको यहाँ पर दे दी जाती है। इस पर्पज़ से, इस थीम की वजह से, इस मोटिव से हमने एक सेंटर खोला है। ठीक, ये जो है छोटा सा इंट्रोडक्शन है। हमारे काम है बहुत सारे, रोड सेफ्टी कैंपेन, सेमिनार करना, सब सेफ्टी से जुड़े हुए है ना। उसके अलावा गाइडेंस देना लोगों को, जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में कुछ जानना चाहता है, कुछ कोर्स करना चाहता है, बाहर जाना चाहता है, जो चीज़ भी जो हमको मालूम है हम उसको बता देते हैं। फिर बहुत सारी फ्री ट्रेनिंग भी हम देते हैं, जैसे ये ट्रेनिंग चल रही है हमारी। इसके अलावा फायर की ट्रेनिंग है, बहुत सारे आने वाले इवेंट्स भी हैं, बहुत सारे जो हम करने जा रहे हैं। ओके, एक हमारा चैनल है यूट्यूब। आप उसको, मतलब आप जब लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आदमी को इंकरेजमेंट होता है ना। नए नए वीडियोस डालते हैं, लोग पूछते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो एक चैनल है छोटा सा, उसको ज्वाइन करिए, उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, लोगों को प्रमोट भी करिए। उसमें इन सेफ्टी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और हम एक लंबा प्रोग्राम है हमारा, छोटे छोटे ट्रेनिंग्स की, जो उसमें डालते चले जाएंगे। तो फ्यूचर में
बहुत सारी वो चीज़ें इसमें एक बनाने की तैयारी है। यूट्यूब चैनल के बारे में बताया, हमारा एक क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम पेज भी है, उसको भी ज्वाइन करिए, उस पर भी बहुत सारी अपडेट्स मिलती हैं। टेलीग्राम में हमारा पैसिफिक इंस्टीट्यूट का एक छोटा सा ग्रुप है, फेसबुक पे भी पेज है ना, और हमारी अपनी वेबसाइट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जैसे हमने बताया कि कन्फाइंड स्पेस है या कुछ भी इस तरह की, तो वेबसाइट में हमारे वो कॉलम बना हुआ है, उस विंडो उसमें आप जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी और डाउनलोड करने के लिए मिलेंगी, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएंगी आपको। इसके अलावा एक ऐप है हमारा पैसिफिक सेफ्टी ऐप, उसके अंदर बहुत सारी छोटी सी लाइब्रेरी है और बहुत सारे उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स या चीज़ें हैं पढ़ाई के लिए, ट्रेनिंग कोर्स सब कुछ इसमें इंक्लूड है। बल्कि हम जो कोर्सेज कराते हैं ज़्यादातर उसके थ्रू ही कराते हैं, ताकि जो हम पढ़ाते हैं वो उसमें स्टोर हो जाता है, और आप उस दिन अगर किसी वजह से नहीं देख पा रहे हैं तो अगले दिन या जब वो उसमें अपलोड हो जाता है तो उसमें देख सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं, हम हेल्थ एंड सेफ्टी को किसी तरह से प्रमोट किया जाए, इंडिया में एक अच्छा स्टैंडर्ड डेवलप हो। अभी हम बहुत पीछे हैं, आप देखेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी का लॉ यूके में 1974 में आया था, यूएस में 70s में आ गया था शुरू में, हमारे पास अब लॉ बना है, तो हम बहुत पीछे हैं। हमको अगर इंडिया को आगे बढ़ाना है तो हमको सबको मिलकर काम करना है। इस मोटिव के थ्रू हर तरह से हम उसको चाहते हैं कि प्रमोट करें, लोग सीखें, जानें, इस प्रोफेशन में आएँ, और एक अच्छा कोई कैरियर भी है इसलिए। ठीक, ये छोटा सा कुछ फ़ोटोज़ है, मैं दिखाना चाहता हूँ। ये अवार्ड मिला हमको, ना, ये इसरो में एक छोटा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था, हमको बुलाया गया था करने के लिए, है ना। ये इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी में एक रोड सेफ्टी पे कैंपेन हुआ था पूरा, तो उसके लिए हमने पूरा यहाँ पे एक बड़ा प्रोग्राम किया था। और इसमें खाली ये लेक्चर नहीं था, इसके अलावा हमने पूरी हर जगह पे अलग अलग रोड्स पे बैनर्स, पोस्टर या वॉक थ्रू भी किए थे, लोगों को समझाया, गाइड भी किया था, कई जगह पे कई दिन का प्रोग्राम था ये। ठीक, ये हमारा इंट्रोडक्शन है, योर कैरियर बिल्डर, योर गाइड, योर प्रोमोटर, जो भी आप चाहें आप हर तरह की गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक, ये अलग अलग तरीके से, अगर आप हमारा ऐप देखना चाहेंगे तो गूगल प्ले स्टोर में आपको इस आइकन से मिल जाएगा। आप अगर यूट्यूब में देखेंगे तो आप इसके थ्रू खोज सकते हैं। इस तरह से आप चाहे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारे इंस्टीट्यूट की। इसके अलावा मैं कुछ फ़ोटोज़ और भी दिखाना चाहता हूँ। ये कुछ प्रोग्राम्स हमने किए थे, उसको मैं उसको दिखाना चाह रहा हूँ। सब कुछ पुराने फ़ोटोज़ हैं हमारे। ये हमारा रिसेप्शन है, कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये दुबई से गेस्ट आए थे, उनका ये लेक्चर है। ये कुछ न्यूज़ वगैरह में हम लोगों ने एक इमरजेंसी जो ड्रिल होती है वो किया था, अलार्म बजा, लोग यहाँ पे थे, सब उसको भाग के गए, तो उसको पूरा मीडिया कवरेज मिला था। ये हमारा जो चैनल अभी दिखाया था मैंने, वो यूनिवर्सिटी में जो किया था प्रोग्राम, ये उसकी कुछ फुटेज है। ये हमारे ही ट्रेनिंग सेंटर के प्रोग्राम फ़ोटो हैं। ये हमारे कन्फाइंड स्पेस, मैंने बताया आपको कि हर चीज़ को हम प्रैक्टिकली कराते हैं, तो ये इस तरह से हमने कन्फाइंड स्पेस का एक एरिया बना रखा है, उसके अंदर पूरा एक कन्फाइंड स्पेस भी है पूरा। तो पूरा पढ़ाने के बाद, अलग अलग तरह की वीडियो दिखाने के बाद, जब वो स्टूडेंट जब सब सीख जाते हैं तो उनको प्रैक्टिकली कराते हैं। इसमें परमिट टू वर्क कैसे वो फॉर्म फिल किया जाता है, कैसे सुपरविजन, तो टीम बन जाती है इसमें। कुछ कन्फाइंड स्पेस एंट्रेंट हो जाते हैं, कोई सुपरवाइजर बन जाता है, कोई वर्कर बन जाता है, तो हर तरह से इसको फिर किया जाता है। ये प्रैक्टिकल करके आपको ये इंस्ट्रूमेंट वगैरह हर चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल करना सीखते हैं आप। ये हमारी लाइब्रेरी है छोटी सी, इसमें बुक्स वगैरह हैं, बगल में एक कंप्यूटर सेंटर भी है। ये हमारा फायर सेफ्टी का एक छोटा सा प्रोग्राम हो रहा था प्रैक्टिकल, ये उसकी फ़ोटो है। ये हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनकी टीम है। कन्फाइंड स्पेस, ये हमारा प्रैक्टिकल एरिया है। ओके, ये हमारी टीम थी पहले पूरी। ये हमारा कॉन्फ्रेंस रूम था पहले। एक ख़ास बात ये भी है कि हमारा पूरा जो हॉस्टल है सारे एयर कंडीशन है। कोई मतलब आप आइए यहाँ पे, एक दिन 2 दिन रहिए, स्टूडेंट से मिलिए, बात करिए, सीखने की कोशिश करिए, जानिए और ज्वाइन भी करिए। ये हमारा एग्ज़ाम वगैरह चल रहा था उसका। ये हमारे इंस्टीट्यूट की गैलरीज वगैरह है, कुछ ऑफिसेज।
ये सस्पेंशन ट्रामा की ट्रेनिंग हो रही है। इसके फोल्डिंग, इरेक्शन, डिसमेंटलिंग की ट्रेनिंग है। ये एक ट्रेनिंग है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की, तो उसका छोटा सा प्रैक्टिकल किया था, उसमें एक वीडियो क्लिप छोटी सी है, उसको भी दिखाना चाहता हूँ मैं। आप देखिए, मतलब एक्सीडेंट के लिए सीन क्रिएट करना है, फिर इन्वेस्टिगेट करना है, ये सारा की सारा उसमें है। सब यहीं का है। ये हमारा प्रैक्टिकल एरिया है, उसमें एक्टिविटी हो रही है, और इसी में ये जो आदमी जा रहा है काम करने के लिए, काम करेगा, उतरते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। उसके बाद फिर वो लोग उसको लेके जाएंगे, फर्स्ट एड देंगे, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल पूरा टीम बना कर उसको आप सीखते हैं कि कैसे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। ये सब पूरा क्रिएट किया गया है सीखने के लिए। ये सब हमारे स्टूडेंट्स हैं, कोई वर्कर बना है, कोई सुपरवाइज़र बना है, कोई कारपेंटर बना है, कोई फर्स्ट एडर बना है, कोई एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर बना हुआ है, सब की सब। तो ये पूरी टीम अपनी पूरा प्ले भी किया है और सीखा भी है। पेंट कर रहे हैं, वो खाली पेंट कर रहे हैं। ये 1 साल पुराना है, 1 साल नहीं होगी, 8 महीना 7 महीना हुआ होगा। अभी बीच में फिर कोरोना हो गया तो ये सब एक्टिविटी बंद हो गई थी, अब फिर शुरू हो रही है। अब ये करते करते यहीं से गिर जाएंगे, और जी मतलब खुद ही गिरेंगे वो, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है तो कोई सीन तो क्रिएट करेंगे ना। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तरीका है ट्रेनिंग देने का हमारे यहाँ। मतलब जो भी ट्रेनिंग होती है उसका यही तरीका है। एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट के लिए पूरा सीन क्रिएट किया गया, पूरी एक्टिविटी, एक साइट छोटी सी चल रही है, उस साइट में कोई वर्कर है, कोई सुपरवाइज़र है, कोई इंजीनियर है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, और वो उसको विजुअलाइज, उसको फुटिंग पूरा उसको बनाया उसको, और फिर वो आदमी उतरते वक्त गिर गया, ऐसा हो सकता है। या कभी एक बार हमने ट्रेनिंग किया था, उसमें कहीं आग लग गई थी, एक बार एक आदमी ग्राइंडर से कट गया था। ऐसे सब अलग अलग सीन क्रिएट कर सकते हैं आप। और उसके बाद फिर जो इन्वेस्टिगेटर होता है, पूरी इन्वेस्टिगेशन आपने जब पढ़ाई कर ली तो उसके बाद फिर पूरा उसको फ़ौरन सीन पे पहुँचेंगे, सीन सिक्योर करेंगे, उसके बाद फिर डेटा पूरा गैदर करेंगे। एक टीम उधर फर्स्ट एड देगी तो फर्स्ट एड की भी ट्रेनिंग उसमें प्रैक्टिकल होगा। इस तरह से करके पूरा उसको फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगा, तो विटनेस का स्टेटमेंट लेना, और फिर पूरी रिपोर्ट बनाना, रिपोर्ट बनाकर सबको सबमिट करना। तो जब सबमिट आप कर लेंगे तब आपकी वो ट्रेनिंग कंप्लीट होगी कि आपने खुद वो पूरी रिपोर्ट बनाई है। दिस इज़ द वे वी आर डूइंग द ट्रेनिंग हियर। ऐसे बहुत सारे और फोटोज़ हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ओके। तो ये इस तरह से ये हमारे छोटी सा सेंटर है, इस तरह से हम ट्रेनिंग देते हैं। एंड आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू कम, जब भी आप लखनऊ आएँ यहाँ पर एक बार इन्फॉर्म कर दें, आप यहाँ पे विजिट करिए, आइए, हमारे गेस्ट बनिए, 1 दिन 2 दिन यहाँ पे रहिए, ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं, ट्रेनिंग अटेंड करिए, क्लासेस अटेंड करिए, लोगों से मिलिए, सीख के जाइए। ठीक, थैंक यू। अब इसके बाद हमारी ट्रेनिंग जो है, हम जो पढ़ा रहे थे अभी रिस्क असेसमेंट, उसको कंटिन्यू करते हैं। वेलकम टू पैसिफिक सेफ्टी ऑफिस। प्रैक्टिस सेशन। अभी हमको क्या करना है, जो रिस्क असेसमेंट पढ़ा है। अच्छा, अभी कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है जो आपने पढ़ा है अभी तक? कोई भी चीज़ जो रह गई हो? मैं कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ, मेरे पास यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं कुछ, मैं इंट्रोडक्शन भूल गया था। जैसे अभी आने वाले टाइम पे जैसे हमारी रिस्क असेसमेंट की ट्रेनिंग चल रही है, तो जल्दी हम उसके फोल्डिंग की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कराएंगे। तो उसमें पहले पूरा इसको एक छोटी सी ट्रेनिंग देंगे भी, समझाएंगे, उसके बाद उसको प्रैक्टिकल करेंगे यहाँ पर। उसके अलावा हेल्थ एंड सेफ्टी हमारी, और हम जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं या सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं। बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि हमारा काम क्या है। अक्सर जो सेफ्टी ऑफिसर हैं उनको ये नहीं मालूम कि उनका काम क्या है। वो साइड पे खड़े हैं, कोई टूल बॉक्स दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो आपका जो एम्प्लॉयर है जो भी बोल रहा है कि आपको ये करना, वो करते हैं। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा काम क्या है, ताकि हम अपने काम को सही से कर सकें और बता सकें कि नहीं, मेरा काम ये नहीं है। बहुत सारे अननेसेसरी काम भी कराए जाते हैं सिर्फ चूँकि आपको एम्प्लॉयमेंट उन्होंने दिया हुआ है।
तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, इस पर भी हम एक लाइव सेशन करेंगे जल्दी। इसके अलावा फायर की ट्रेनिंग है अगले महीने या दिसंबर में होगी, उसमें भी आप पूरे प्रैक्टिकल के साथ होगी। इसके अलावा एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की ट्रेनिंग भी हो सकता है अगले महीने हमारी हो, ये दिवाली के बाद। उसके बाद एक वर्कशॉप हम कराएंगे जनवरी में। ये वर्कशॉप जो है उन लोगों के लिए जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, एकदम नए हैं, या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहाँ पर अच्छा हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड नहीं है। आप 2 साल से काम कर रहे हैं लेकिन आपने कुछ सीखा नहीं, गिनी चुनी चीज़ें आप जानते हैं सेफ्टी में। ऐसा भी हो सकता है आप एक मतलब कॉम्पिटेंसी का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ जान गए हैं, आप एक ही काम को कर रहे हैं लेकिन रेगुलरली 5 साल काम कर रहे हैं, तो सीखा क्या? कुछ नहीं आपने सीखा। तो ये वर्कशॉप ऐसे लोगों के लिए है जो नए हैं, जिनको मालूम नहीं है, जो और सीखना चाहते हैं। तो उसमें मेरा तकरीबन 15-20 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर हमने एक वर्कशॉप तैयार किया है कि एक सेफ्टी ऑफिसर को क्या क्या जानना चाहिए। तो उसमें हर एक चीज़, मेरे पुराने बहुत सारे फ़ोटोज़ भी हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, अलग अलग साइट्स के, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के, उसको भी दिखाएंगे। उसके अलावा इक्विपमेंट मशीनरी के बारे में बताएंगे उनको, जहाँ पॉसिबल होगा उसको करके भी दिखाएंगे। नहीं, कंप्लीट वर्कशॉप 4-5 दिन का वर्कशॉप है, आप उसको अटेंड करेंगे तो जो पढ़ाई कर रहे हैं आप अभी स्लाइड्स देख रहे हैं, उन हर चीज़ को का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के थ्रू, या हमारे जो बहुत सारे जो हमारे मेंटर्स हैं या हमारे गाइड हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ में काम भी कर रहे हैं, हम उनसे भी लाइव सेशन कराएंगे कि उनकी साइट पे क्या चल रहा है ज़रा दिखाएं। तो इस तरह से एक लाइव सेशन पूरा वर्कशॉप करेंगे ताकि 4-5 दिन के अंदर आप वो सारी चीज़ जान जाएं जो एक सेफ्टी ऑफिसर को 4-5 साल का जो एक्सपीरियंस होता है वो उसमें प्रैक्टिकली आपको मिल जाए। तो ये भी हमारा आने वाले बड़ा प्रोग्राम है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस प्रैक्टिस सेशन। इसमें करना क्या हम लोगों को है जी? आपने बनाया हुआ है ना कुछ फॉर्मेट में सेक्शन ए ही है ये। आप ये फॉर्मेट आपके पास है, 5 मिनट देते हैं, 5 मिनट मेरे ख्याल से काफ़ी होगा ये, इसको भर दीजिए आप इस तरह से। यानी आपका रिस्क असेसमेंट का पहला पार्ट जो है उसको आप फिल करिए। इसमें आपका ये प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए, प्रोजेक्ट कोई आपको जो लगता है ABCD डाल दीजिए। असेसमेंट कर रहे हैं, कौन से एरिया कर रहे हैं, आप अपनी डेट डालिए, जैसे आज की डेट है, और कब एक्सपायर होगा आपका रिस्क असेसमेंट, कितने दिन के लिए वैलिडिटी आप डालना चाह रहे हैं ये। इसके बाद कौन कौन, अपना नाम डालिए, आपकी टीम है अगर तो उसका भी डालिए, नहीं तो अपना नाम डालिए। उसके बाद क्या काम कर रहे हैं आप, कंस्ट्रक्शन, चूँकि आपको कल मैंने बोला था कि कोई 3 एक्टिविटीज़ को चूज़ करके रखिए आपके हिसाब से। तो वो तीनों एक्टिविटीज़ किस काम में हो सकती हैं, या आपके पास अगर अपने पास कुछ अलग से है मामला, कोई एक्टिविटी हो रही, उसको भी लिखिए यहाँ पे, टास्क या ऑपरेशन, और किस लोकेशन आप जहाँ पर भी हैं। देखिए आपका ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जो सर्टिफिकेट आपको हम अगर प्रोवाइड करेंगे तो इसकी बेसिस पे ये प्रैक्टिकली आपको करके सबमिट करना है, तभी आपको ये मिलेगा। यानी करना भी ज़रूरी है। इस पूरे 3-4 दिन की मेहनत की हमारी का यही अल्टीमेट रिजल्ट है। अगर आप सीख गए तो मैं भी खुश, मेरी भी मेहनत कामयाब हो जाएगी, नहीं तो सब बेकार होगा। तो ये लोकेशन लिखिए, उसके बाद ऑफिस वर्क एंड सराउंडिंग एरियाज, अगर वहाँ पे है ऑफिस का मामला है तो, क्योंकि हमने ऑफिस के लिए बनाया था उसके लिए। पर्सन इन डेंजर, वहाँ पर कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं इनको नुकसान हो सकता है, और ऑल पर्सन्स, ये जो भी इसका रिजल्ट है, यानी ये ऑपरेशन आपका, सॉरी टास्क ऑपरेशन क्या है, लोकेशन ऑफिस में है, उसके सराउंडिंग एरियाज़ का आपको असेसमेंट कर रहे हैं। कौन कौन से लोगों को नुकसान हो सकता है, इस सारे के सारे ये आप लिखिए। ये तो मैंने लिख दिया ऑलरेडी, आप 5 मिनट लीजिए इसके लिए और लिखिए। ये सेक्शन ए बनाइए, इसमें इस तरह से फॉर्मेट डिज़ाइन करिए और इसको करिए प्लीज़। ओके गाइस, 5 मिनट्स हो गए हैं, आप लोग से कंटिन्यू कर लीजिएगा। बस मेरा मकसद ये था कि आप लोग बनाएं, खुद लिखें। जब तक आप खुद पेन से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, आप सीखेंगे नहीं। कॉपी पेस्ट करके कभी सॉल्यूशन नहीं निकल के आएगा। ये लिख डालिए, ऐसा बना डालिए। आप जो है ये मैंने 6x6 का है ना, आप ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं ना, ये भी बना सकते हैं, 5x5 बना सकते हैं, 3x3, 4x4, या इधर सीवीटी 4 रैंकिंग कर दी, यहाँ 6 कर दिए, जैसे भी आपको आप बना दीजिए। अगला स्टेप आपका यही है, सेक्शन बी, ठीक है ना।
ये दोनों चीज़ सेक्शन बी में आपको, यानी जो आपका पेज है, आपने यहाँ पर सेक्शन, यहाँ पे आपने सेक्शन ए लिखा, इसमें जो आपकी इन्फॉर्मेशन जितनी थी वो यहाँ पे डाल दिया, फिर यहाँ पे सेक्शन बी बनाया या अगले पेज में बना दिया अगर आपके जगह है तो। यहाँ पे सेक्शन बी लिखा आपने और उसके बाद ये और ये दोनों बनाइए, है ना, ताकि, और ऊपर लिखिए सेक्शन बी में गाइडलाइंस फॉर फर्दर, ये चीज़ को बना डालिए। क्या बनाना है? एक तो ये लाइक्लीहुड और सिवियरिटी का पूरा कैलकुलेशन, है ना, उसमें हाई मीडियम, ये आपको डिसाइड करना है। आप 3x3, अगर आपको दिक्कत हो रही है आप 3x3 का बनाइए, सिर्फ टाइम कम लगेगा, आपको समझना है बेसिकली। आप उसको और डिटेल में जाना चाहेंगे और बना सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है, जानना है, तो 3x3 बनाएंगे, जल्दी बन भी जाएगा और एटलीस्ट सीख जाएंगे। ओके, ये रेंज आपको समझ में आ रही है ना, इसका क्या मतलब होता है? इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं है ना कोई। तो ये लाइक्लीहुड है, ये सिवियरिटी है, सब इसका ये मतलब है। अगर 1 नंबर है तो मतलब वेरी अनलाइकली, बहुत कम उम्मीद है शायद ही कभी हो। 2 का मतलब अनलाइकली, 3 का मतलब हो सकता है, 4 का मतलब हो ज़्यादा चांसेस है ना, अक्सर होता है। वेरी लाइकली, बहुत उम्मीद है कि हो जाएगा, और ये पक्का होना ही होना है। तो इस तरह से इसके लिए ये नंबर, सबके लिए नंबर दे दिया। इसी तरह से सीवियरिटी, नेग्लिजिबल, कुछ नहीं होने वाला, और फर्स्ट एड इंजरी होगी, हाथ में खरोंच लग गया, कट गया कुछ, इस लेवल की इंजरी, उसको 2 नंबर दे दिया आप। फिर माइनर इंजरी, उसके लिए 3 नंबर दे दिए। मेजर इंजरी, अच्छा कई बार ये होता है कि माइनर इंजरी के को भी यहाँ पे आप डिस्क्राइब करते हैं कि माइनर इंजरी का क्या मतलब है और मेजर इंजरी क्या मतलब है। मान लिया मेजर इंजरी में आप एम्पुटेशन ले लीजिए, हाथ कट गया, आँख हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। माइनर इंजरीज में भी आप क्या बोलते हैं, हाथ में चोट ज़्यादा लग गई, प्लास्टर बन गया, 1-3 दिन के लिए छुट्टी आपको लेनी पड़ेगी आराम करने के लिए, उसको इसमें डाल दीजिए। फिर सीवियर इंजरी में डेथ हो गई, सॉरी एम्पुटेशन यहाँ पे आपने जोड़ दिया, क्या बोलते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन यहाँ पे जोड़ दिया। इस तरह से करके आप फर्टिलिटी का मतलब अपनी की डेथ हो गई। इस तरह से आप इनका, अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने आप कल सीखा था, है ना, उसको ऐसे लिखते चलेंगे। अगर रेंज आपकी ये आई 1 से 2 के बीच में आई तो एक्सेप्टेबल है ना, ये भी एक्सेप्टेबल है, ये अनएक्सेप्टेबल है, सारे के सारे। ये हमने कैसे किया? ये ऐसे किया, कल हमने जब यहाँ पे किया था। ये पहला वाला फोटो, दोनों को हमने यहाँ पे जोड़ दिया। ये आपका पार्ट 2 जो अपने था, सेक्शन 2, सेक्शन बी, दोनों बना दीजिए एक पेज में आप। ठीक है, ये हो गया। ये इसमें टाइम लगेगा, 5 मिनट लेंगे इसके लिए। बनाया कि नहीं बनाया? बनाइए प्लीज। हो गया? ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये हमारा फॉर्मेट आ गया। ये पार्ट कौन सा है? सी, मेन फॉर्मेट, रिस्क असेसमेंट का फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट आपने बना के रखा हुआ है ना पहले से? ये तो बना के रखा, कल मैंने बोला भी था, इसमें टाइम लगाने से फ़ायदा नहीं। ठीक, अब इसके अंदर आइडेंटिफाई हज़ार्ड करना है आपको। ये आपने कर लिया। एक आपके पास 3 फॉर्मेट होंगे ना इस तरह के, कल हमने बोला था कि इसकी 3 कॉपीज कर लीजिए, ऐसा 3 बना लीजिएगा। तो एक पेज पे हम 1000 लिखेंगे, उसको पूरा भरेंगे, फिर दूसरे पेज को लेंगे, मतलब चूँकि हाथ से करेंगे तो जगह ज़्यादा लेंगे, इसलिए हमने बोला एक पेज पे करते हैं। नहीं तो आप अगर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा तो यहीं से दूसरा शुरू कर दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास मैंने आप लोगों के लिए एक डॉक्यूमेंट बना के रखा हुआ है। नॉइस 1000। ठीक, इस नॉइस के बारे में ये डॉक्यूमेंट है हमारे पास, हमने खुद बनाए सारे, बहुत सारे। तो 1000 के ऊपर हमने सब बनाया, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने इंक्लूड की। नॉइस के बारे में डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा दिया हुआ है, आपको बता दूं इसलिए कि जब आप असेसमेंट करेंगे
तो उस हज़ार्ड के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि हज़ार्ड क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, तभी आप इसको लिखिए, वरना गलत हो जाएगा। तो नॉइस इज़ एन अनवांटेड साउंड दैट कैन कॉज इम्पेयरमेंट और डैमेज टू हेल्थ। डिफरेंट नॉइस इफेक्ट्स एज हियरिंग लॉस, जैसे ये सब हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, ये सब चीज़ें। व्हाट आर नॉइस? Sound are what we hear, noise are unwanted sound which can affect your health or hearing. The difference between sound and noise depends upon the listener and the circumstances. ये सब चीज़ आप डिटेल में पढ़ लीजिए। उसके बाद नॉइस से जुड़े हुए क्या क्या हज़ार्ड्स हो सकते हैं, ठीक। वर्किंग विद पुअरली मेंटेन्ड इक्विपमेंट सच एज एंगल ग्राइंडर, कटर, चिपिंग मशीन, यूज पावर्ड और न्यूमेटिक टूल्स, इन सब से डेमोलिशन ऑफ बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग, इन सब में नॉइस का बहुत इशू है। इससे आपको हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है सारी की सारी। ये बहुत सारे हज़ार्ड्स हमने इसमें डाले हुए हैं। आपकी वर्क प्लेस के हिसाब से आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, या आप अपना खुद भी बना सकते हैं। ये मैंने आपके काम को आसान करने के लिए बहुत सारे हज़ार्ड डाल दिए। अब कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह एक्टिविटी है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे बहुत सारे हज़ार्ड्स मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं। यू कैन चूज़ योर ओन, या कोई और भी एक्टिविटी होगी तो उसको इंक्लूड कर सकते हैं, मैंने सैम्पल के तौर पर। फिर उसके बाद कैसे इसको नुकसान पहुंचेगा, ये लिखा हु एंड हाउ है ना, तो ये भी लिखना। कंटिन्यूअस और एंड लाउड नॉइज कैन डैमेज सेल्स एंड मेम्ब्रेन्स इन कॉक्लिया। लिसनिंग टू लाउड नॉइज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कैन overwork hair cells in the ear, which can cause these cells to die or damage. The hearing loss progresses as long as exposure continues. Harmful effects might continue if continue. Damage to the inner ear or auditory neural system is generally permanent. नॉइस के जो इफेक्ट्स होते हैं, हमने जो क्रॉनिक और एक्यूट पढ़ा था, तो नॉइस के इफेक्ट्स आमतौर पे क्या होते हैं, क्रॉनिक होते हैं। एक बार इफेक्ट हो गया तो फिर मुश्किल है। If loud noise damages too many of hair cells, some of them will die. Repeated exposures to loud noises will over time destroy many hair cells. This can gradually reduce your ability to understand speech in noisy places. Eventually, if hearing loss continues, it can become hard to understand speech even in quieter places. Noise can also damage nerves in the ears. In addition to the damaging the hair cells, noise can also damage the auditory nerve that carries information about sounds to your brain. Early damage may not show up on your hearing test. It can create a hidden hearing loss that may make it difficult for you to understand speech in a noisy area. The effect of loud noise over time affects how well you might hear later in life. It also affects how quickly you might develop hearing problems even after exposure has stopped. ये कैसे नुकसान पहुंचेगा, हाउ, ये मैंने पूरा बता दिया। इसमें से आप उसको रिफाइन करके अपने वर्क प्लेस के हिसाब से लिख सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है, हाउ इट कैन डैमेज योर ईयर। तो जो पार्ट 2 था उसका। उसके बाद कॉन्सिक्वेंस क्या क्या हो सकता है हियरिंग लॉस की वजह से, नॉइज़ की वजह से। नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस, एक्सपोजर टू एक्सेसिव लाउड नॉइज डिस्टर्ब और डिस्ट्रॉयज दिस माइक्रोस्कोपली स्मॉल हेयर। तो ये आपका हु, जो काम करने वाला हमने बताया, और कैसे है ना। हज़ार्ड क्या है, हज़ार्ड नॉइस कैटेगरी है, इसमें बहुत सारे हज़ार्ड्स जुड़े हैं। तो 1, 2, 3 या सारे, या खाली एक किसी वर्क प्लेस पे हो सकता है। तो आपको सिर्फ इसमें से एक चूज़ करना है। ये 10-11 हैं, कोई एक आप लिख लीजिए या अपनी तरफ से कुछ लिख लीजिए जो आपको लगता है कि हाँ नॉइस से ये इफेक्ट हो सकता है या ये नुकसान पहुँचाएगा। मैंने सिर्फ आपको काम को आसान करने के लिए ये कर दिया। ओके, वर्किंग विद न्यूमेटिक टूल्स, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। जो हमको यहाँ बनाना है इसको यहाँ पे हम बना लेते हैं। ये आपका ठीक, एक आपका हज़ार्ड हो गया। हु में भी हम, अगर ये कंस्ट्रक्शन साइट है, जो वर्कर्स है, जो ऑपरेटर है, उसको नुकसान पहुंचेगा, या आसपास जो साथ में लोग काम कर रहे हैं रेगुलरली, उसका उनको नुकसान पहुंच सकता है, या बहुत नॉइस है अगर कहीं,
कोई बाहर का आदमी विजिटर, उनको भी नुकसान हो सकता है। किसी की हेयरिंग पहले से थोड़ी ख़राब है, वो वहाँ पे आ गया तो उसको नुकसान पहुँच सकता है ना। तो ये सारे आइडेंटिफाई हज़ार्ड आपने कर लिया। अब अगला जो हमारा टर्म है, अच्छा इस तरह से मैंने और भी कुछ हज़ार्ड्स मैं आपको दिखा देता हूँ। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन में जो है, ये वाइब्रेशन क्या है, ये इसको बारे में डिस्क्राइब किया इसको हमने। फिर इसके बाद ये सारे हज़ार्ड्स हैं इससे जुड़े हुए, करीब 20-22 हज़ार्ड्स हैं वाइब्रेशन से, ये सब हो सकता है। उसके बाद हाउ इट कैन, हम कैसे इसको नुकसान पहुंचाएगा ये वाइब्रेशन। उसके बाद फिर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कंट्रोल मेजर्स। कंट्रोल तो हमको आगे लिखना है। तो ये इस तरह से मैंने और भी बनाए हुए हैं, मैं आपको सब जो है, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे मैं भेज भी दूंगा आपको ग्रुप में, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ऐसे और बहुत सारे हज़ार्ड्स पे हमने इस तरह से काम किया हुआ है जी। ओके, तो आपका एक हज़ार्ड क्या था, नॉइस, दूसरा वाइब्रेशन, और एक और हज़ार्ड को चूज़ कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे किया हुआ है। ओके, तो इस वाइब्रेशन में आप हज़ार्ड को देख लेते हैं। ये इसमें आते हैं, तो 1000 ये लिख लिया हमने, ठीक। पुअरली मेंटेन टूल आइडेंटिफाइड, उसमें भी पुअरली मेंटेन टूल था, है ना, लेकिन उसी टूल से नॉइस भी इशू है और उसी से वाइब्रेशन का भी इशू है। ओके, फिर तीसरा एक और लिख लेते हैं, मैनुअल हैंडलिंग। वर्क प्लेस पे आप सामान उठा रहे हैं, कमर में दर्द हो सकता है, मसल पुल हो सकती है, कुछ भी इस तरह की चीज़ हो सकती है। ये मैनुअल हैंडलिंग के बारे में बताया गया है कि क्या होता है, इसका डिस्क्रिप्शन, देन इससे जुड़े हुए कौन कौन से हज़ार्ड्स हैं, है ना, ये सारे हज़ार्ड्स हैं अलग अलग तरह से। Awkward postures or movement will make you problems. Use of jacking hammer, repetitive or sustained use of force. आप कोई सामान उठा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, खींच रहे हैं, उसकी वजह से मसल पुल या बैक इंजरीज, बैक पेन सब हो सकता है। इसको ले लेते हैं, तो ये तीसरा हज़ार्ड आपका हो जाएगा। मैं असल में इस तरह बना रहा हूँ क्योंकि ये वर्ड की फाइल नहीं है, जेपीजी में हमने इंसर्ट किया इसलिए हम इंसर्ट कर रहे हैं, वरना अगर आपकी वर्ड की फाइल होती तो डायरेक्ट टाइप कर सकते थे। तो आपके ये 3 हज़ार्ड्स हो गए, ठीक। मैंने जो एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी है, उसमें 3 हज़ार्ड्स को आइडेंटिफाई किया था। पहला कौन सा था? एक नॉइज़ था, एक वाइब्रेशन था और एक, तो ये बेसिकली कैटेगरीज है। नॉइज़ एक कैटेगरी है, इसके बहुत सारे हज़ार्ड्स हो सकते हैं, या वो एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिससे नॉइज़ क्रिएट हो और आपका कान खराब हो जाए या हियरिंग में लॉस हो जाए। दूसरा वाइब्रेशन भी एक पूरी कैटेगरी है, इसमें बहुत सारे हज़ार्ड्स जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हमको जो है हमने बेसिकली
नॉइज़ जो है यहाँ पे हमने ये एक कैटेगरी यहाँ पे लिख दिया नॉइज़। उस और एक्टिविटी क्या है, यूज़ ऑफ पावर्ड और न्यूमेटिक टूल्स। पावर टूल्स कौन से होते हैं, जो आप एक्सटर्नल पावर इस्तेमाल करते हैं। एक तो मैनुअल टूल्स होते हैं, आप अपनी पावर लगाते हैं, काम करते हैं। एक उसी काम वही होता है लेकिन पावर आपकी नहीं होती, इलेक्ट्रिकल पावर होती है, न्यूमेटिक पावर होती है, हाइड्रोलिक पावर होती है, उससे काम होता है। तो आप मैनुअल यहाँ पे कोई ऐसा पावर टूल इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे ग्राइंडर है या ऐसे कोई भी, तो उससे बहुत नॉइस क्रिएट हो रही है। तो वो नॉइस जो है कैटेगरी है। और यूज़ ऑफ पावर टूल्स या न्यूमेटिक टूल्स, इससे आप काम कर रहे हैं। अब ये डिफेक्टिव भी हो सकती है, वैसे भी अगर ये डिफेक्टिव नहीं भी है तब भी ठीक ठाक इसमें नॉइस होती है, ठीक है ना। नॉइस का क्राइटेरिया आपको मालूम है कि 85 dB इन जनरल हर कंट्री में तकरीबन ये है। जब 85 dB पे आपको कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट करने होते हैं, है ना। कई यहाँ रेगुलेशन इस तरह से हैं कि आप 80 dB पे आपको अवेयरनेस देना, एक सारे प्रिपरेशंस करना, अरेंजमेंट्स करना, लोगों को मालूम हो कि हाँ 80 dB वो लिमिट है उसकी, कि हर आदमी को मालूम है, ट्रेनिंग हो चुकी है। और जैसे 85 dB की नॉइस एवरेज जो 8 आवर्स के लिए वो अगर क्रॉस करे तो आपको अब सारे जो कंट्रोल मेजर्स हैं वो इम्प्लीमेंट करने हैं, एयर प्रोटेक्शन है चाहे वो सब चीज़ें। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि 85 dB पे स्टार्ट करना है, 85 dB पे आपको इम्प्लीमेंट करना है। ओके, अब आपने उस एक्टिविटी में नॉइस को रखा, फिर हु में भी हम ऑपरेटर जो काम कर रहा है या वर्कर या जितने भी लोग आसपास हैं वो सारे के सारे इसमें आ गए। इसको लिखिए, अब लिखते रहिए, मैं बोल दिया, अब आप क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ आप उसको लिख लीजिए, या आप, अब मैं टाइम दे रहा हूँ उसकी, यहाँ जो आपने हज़ार नोट किया था या उससे किसको, वो उसके लिए अब टाइम ले लीजिए, 2 मिनट 3 मिनट, 2-3 मिनट में तो हो जाएगा क्योंकि छोटी सी चीज़ है। सो डू इट बाय योर सेल्फ। इसको कॉपी नहीं करिए, आप अपना 1000 लिखिए। मैं अपना लिख रहा हूँ, मैंने बता दिया आपको ऐसी तरह से अपना लिखना है। 1000 हाउस के हु एंड हाउ, हु लिखा है अभी, तो हाउ के लिए अलग टाइम देते हैं। कंप्लीटेड हो गया, ये आइडेंटिफाई हज़ार्ड हो गया ना, ये भी हो गया, हु ये भी हो गया। अब ये हाउ, कैसे, ये नॉइस ऑपरेटर वर्कर ये कैसे नुकसान पहुंचाता है नॉइस, ये बताइए। ये आपने जो 1000 लिखा है वो कैसे नुकसान पहुंचाता, तो ये लिखिए। मतलब मैंने जो लिखा है वो तो ये है ना। कंटिन्यूअस एंड और लाउड नॉइस कैन डैमेज सेल्स एंड मेम्ब्रेन्स इन द कॉक्लिया। अगर आपको हियरिंग के बारे में मालूम है, आपने स्टडी किया है थोड़ा सा, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल नहीं है ये। या यूट्यूब में जाइए, कोई भी चैनल आप जिसमें हाउ वी हियर या हियरिंग के बारे में आप वीडियो डालिए, आपको पूरा बता देगा। उसमें 2-3 वीडियो देखें, आपको क्लियर हो जाएगा कि इस तरह से आपको सुनाई कैसे देता है। सो उसके अंदर जो आप नॉर्मली जो हियर होता है उसके अंदर मैंने एक चीज़ बताया भी था ना एक दिन कि आउटर ईयर है, मिडल ईयर है, इनर ईयर है। तो इनर ईयर में एक स्नेल टाइप का एक क्या बोलते हैं, ये ड्रम की बात नहीं हो रही है, इनर ईयर की बात हो रही है। तो उसके अंदर जो स्नेल टाइप, उसके अंदर वो पूरा पाइप टाइप का, पाइप को राउंड कर दीजिए आप, और उसके अंदर बहुत सारे हेयर्स होते हैं और लिक्विड होता है। तो जब आप की आवाज़ आती है तो आपका ये क्या बोलते हैं, उस मेम्ब्रेन से टकराती है, तो उससे वो जो आप ईयर ड्रम ऐसा बोलते हैं, अल्टीमेटली वो जो स्नेल टाइप का जो पाइप है उसके ऊपर उस पर हैमर पड़ता है या कुछ नॉक होती है, तो अंदर का जो वाटर है या जो लिक्विड है वो हिलता है। उसके हिलने से हेयर्स जो है बहुत बारीक बारीक वो भी हिलते हैं, करीब 20-25,000 हेयर्स होते हैं बहुत बारीक बारीक आपके। और सारे हेयर्स जो है वो कनेक्ट होते हैं एक नर्व्स उसे। तो जो नर्व जो है उस जब हिलता है, जितना भी हिलता है, तो वो सब सिग्नल्स जो है उस नर्व सेल में जाते हैं और वहाँ से पूरा आपके ब्रेन में जाते हैं। तो वो आपको फ़ौरन सिग्नल वहाँ पहुँचता है, फिर वहाँ से वो प्रोसेस होकर फिर तो आपको समझ में आता है कि हाँ ये आवाज़ गाड़ी की है, कि या आवाज़ है बच्चे की है, पापा की है, बंदूक की है, गाना चल रहा है, जो कुछ भी है वो कंटिन्यूसली वो प्रोसेस होता रहता है। जब मैं बोल रहा हूँ तो आपका वो कान कंटिन्यूसली उसमें हैमरिंग हो रही है। तो वो रिदम है या जो भी है, तो वो प्रोसेस, इसीलिए बचपन में शुरू में आपको कुछ समझ में नहीं आता, बच्चे जो छोटे होते हैं, धीरे धीरे जो प्रोसेस होता चला जाता है, ब्रेन जो आपका डेवलप होता चला जाता है, आपकी
कैपेसिटी या जो भी, जैसे आया पापा की आवाज़ आई तो बच्चे फ़ौरन खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि ये आवाज़ इनकी है, या तो इस तरह से बहरहाल उस हियरिंग जो सेल्स है ना उसमें नुकसान पहुंचता है। तो यही बताया, कॉन्टिन्यूस और लाउड नॉइस कैन डैमेज सेल्स एंड मेम्ब्रेन्स इन द कॉक्लिया। लिसनिंग टू लाउड नॉइस फॉर अ लॉन्ग टाइम कैन overwork hair cells in the ear which can cause these cells to die. In addition to hearing damage cell, noise can also damage the auditory nerve जो आपको वहाँ लेके जाती है, that carries information about sounds to your brain. Who, how, ठीक, रिजल्ट क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस, है ना, कम, या एक्सपोजर टू एक्सेसिवली लाउड नॉइज डिस्टर्ब्स एंड डिस्ट्रॉयज दीज माइक्रोस्कोपली स्मॉल हेयर। तभी आपकी बात लगी। तो ये आपका पूरा हु एंड हाउ हो गया। आपको अब ये तो मेरा है, अभी आपको अपना करना है। आपने जो हज़ार्ड लिखा है वो कैसे नुकसान पहुंचाएगा उसको लिखिए आप, ठीक, डू इट 5 मिनट्स। ओके, टाइम ऑलमोस्ट फिनिश्ड। लिख लिया आप लोगों ने, सबने लिख लिया, नहीं कोई बचा है? ओके, हो गया, ठीक। सो आपका पहला कॉलम इसमें आइडेंटिफाइंग हज़ार्ड्स और हज़ार्ड कैटेगरी ये कवर हो गई। हु ये भी कवर हो गया और हाउ भी कवर हो गया, ठीक। इसके बाद अब व्हाट आर यू ऑलरेडी डूइंग, ये वो कंट्रोल मेजर्स हैं जो होने चाहिए एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, एक्सीडेंट ना हो इसके लिए। अब मान लिया ये जो टूल है इसमें जो नॉइस है उसको कंट्रोल करने के लिए कि नॉइस ज़्यादा ना हो या हियरिंग लॉस ना हो, उसके लिए आपके पास 15, 20, 25 कंट्रोल मेजर्स हैं। तो कुछ कंट्रोल मेजर ऐसे होंगे जो एलिमिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, यानी सबसे पहली प्रायोरिटी आप देंगे। कुछ उसके बाद फिर इंजन कंट्रोल भी होंगे या सबस्टेशन के भी कुछ पॉइंट्स होंगे। क्योंकि इसमें जगह ज़्यादा नहीं है तो मैंने एलिमिनेशन के कुछ पॉइंट्स डाले। अच्छा, मान लिया कुल मिलाकर 20 पॉइंट्स हैं, ऐसे 20 ऐसे कंट्रोल मेजर्स हैं जो आपको चाहिए टोटल, ताकि नॉइस का इशू ना हो, हियरिंग लॉस ना हो। अब आपने क्या किया, थोड़ा सा इशू यहाँ पर डाल दिया, यानी चूँकि अच्छा कल्चर नहीं है तो आप बहुत करेंगे, लोगों को समझा देंगे, या कोई बहुत बोलेगा तो अब हियरिंग प्रोडक्शन वो ईयर प्लग जो होता है वो लगा देंगे, ये ले लीजिए। उसको भी ट्रेनिंग नहीं दी आपने, खाली दे दी कि भाई कान में लगा दो, बस काम खत्म। तो आपने कुछ तो दिया, लेकिन वो भी चाहे ईयर प्लग ही क्यों ना हो, वो भी ठीक से उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि इससे क्या फ़ायदा है, कैसे लगाया जाएगा, कितनी हियरिंग क्या बोलते हैं ये इसको कंट्रोल कर सकता है। ये सब की सब चीज़ें उसके बारे में छोटी सी ट्रेनिंग, आपने वो ट्रेनिंग नहीं दी, आपने खाली ईयर प्लग्स दे दिए कि भाई आप सब लोग लगा लिए, आपने भी क्या कान में लगा लिया, वो लगाया तो भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो बहरहाल कुछ ना कुछ किया, 2-3 कंट्रोल, आप 25 कंट्रोल या 20 कंट्रोल में से आपने 2-3 कर लिए, तो वो यहाँ लिख दीजिए कि जो आपको, जैसे हमने जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जिसके लिए हम बना रहे हैं एग्जाम्पल, उसमें हमने देखा कि हमने बहुत किया, तो सेफ्टी इंडक्शन में उनको हियरिंग के बारे में बताया कि यहाँ पे जब आप ग्राइंडर का इस्तेमाल करेंगे या किसी टूल्स का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें बहुत नॉइस होगी, तो नॉइस से ये नुकसान पहुँचता है। ट्रेनिंग में या इंडक्शन में बेसिक चीज़ें आपने थोड़ी बहुत बता दी, वर्कर्स को कुछ याद है, कुछ भूल गए, लेकिन आपने कुछ ना कुछ किया था। वो जो कुछ भी किया था, अगर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है तो सारे कंट्रोल मेजर यहाँ ले लेगी पहले से ही, तो पहले से ही आपने सब कुछ कंट्रोल किया हुआ है, ईयर मफ भी दिया हुआ है, मेंटेनेंस भी है अच्छी तरह से, अच्छी क्वालिटी का टूल इक्विपमेंट भी है, साइनेज भी लगा रखे हैं, लोगों की ट्रेनिंग भी दी हुई है, सुपरविजन भी है कि बिना उसके काम नहीं करने देंगे, सही से लगाएंगे भी, अच्छी क्वालिटी का वो हियरिंग प्रोटेक्शन सिस्टम भी खरीद के लेके आएंगे, सब कुछ करेंगे। तो सारा यहाँ कर दीजिए आप। तो इसका मतलब जब आपने सारा यहाँ पे व्हाट आर यू ऑलरेडी डूइंग, पहले क्या किया, पहले हमने सब कुछ कर लिया, तो यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन ऐसा नहीं, आप अच्छी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या बहुत अच्छा कल्चर नहीं है तो आपने ईयर प्लग दे दिया, इंडक्शन दे दिया, बस बेसिक चीज़ें कहने के लिए हाँ इतना किया। हालांकि करना हुआ बहुत कुछ था, तो जितने भी वो जो कंट्रोल मेजर्स हैं वो यहाँ पे लिखने शुरू करेंगे, जो बचे हुए ये तो आपने कर दिया, इसको या इसको और अच्छा कर सकते हैं, प्लस ये सारा यहाँ पे लिखते चलिए। अब ये जो न्यूमेटिक टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें बहुत नॉइस हो रही है बहुत ज़्यादा, और आदमी जो काम कर रहा है कंटिन्यूसली काम कर रहा है 8 घंटा 4 घंटा 5 घंटा जो भी है, और डेली काम कर रहा है, हफ्तों महीनों काम कर रहा है, और ईयर प्लग अच्छा नहीं है, इसको लगाना नहीं आता, तो हज़ार्ड चूँकि कुछ दिन के बाद, साल 2 साल 3 साल बाद ऊंचा सुनने लगा, यानी उसकी क्रॉनिक
हेल्थ इशू है वो, यानी बड़ा इशू है। और चूँकि अच्छे खासे लोग उस काम में लगे हुए हैं उधर उस एरिया में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी इफेक्ट हो रहे हैं। कुछ तो डायरेक्टली काम कर रहे हैं, कुछ आसपास के लोग हैं उनके साथ भी वही इशू है। तो लाइक्लीहुड जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा लोग, आपको याद है हमने शुरू में जो पढ़ा था, तो लाइक्लीहुड या हज़ार्ड पोटेंशियल, वो नंबर ऑफ पीपल, टाइप ऑफ एक्टिविटी, ये सब चीज़ पढ़ा था ना, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे नॉइस ज़्यादा है और बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आसपास भी हैं और लगातार वही काम कर रहे हैं, उसी के आसपास काम कर रहे हैं। तो लाइक्लीहुड ऑफ गेटिंग लाइक्लीहुड जो है वो ज़्यादा है। हमने जो स्केल बनाया था, मैंने तो 6 का स्केल बनाया है ना, तो उसमें ये इस लेवल पे आ रहा है ना, वेरी लाइकली 4 नंबर दे दिया हमने, क्योंकि हमको लगता है कि हमारे वर्क प्लेस में अच्छे खासे लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं। तो लाइक्लीहुड लोगों के कान खराब होने की या हियरिंग लॉस की ज़्यादा है लाइक्लीहुड। और सीवियरिटी, क्योंकि हियरिंग लॉस है तो ज़्यादा सीवियर केस है, क्योंकि उसके बाद फिर इनडायरेक्ट बहुत सारे इश्यूज शुरू हो जाएंगे। आपके रास्ते में जा रहे हैं, गाड़ी हॉर्न दे रही है, आपको सुनाई नहीं दे रहा है, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज आएंगे। तो सीवियरिटी भी ज़्यादा है, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं और फैटल एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा, फिर हियरिंग लॉस होने की वजह से इनडायरेक्ट इश्यूज बहुत सारे हैं। डायरेक्ट तो दोनों मिलाकर ये रिस्क रेटिंग जो है आपकी 16 है, ज़्यादा है। वर्क कैन नॉट प्रोसीड, उसमें ये लिखा था ना, इनटॉलरेबल, अनएक्सेप्टेबल। जब हमारा 16 स्कोर आएगा तो फौरन हमारा वो पीछे जो हमने चार्ट बनाया था उसके ऊपर सारी बातें आने शुरू हो जाएंगी। तो उसमें यही सब पढ़ा था हमने, ठीक। इसको एक बार देख लेते हैं पीछे, यही था ना हमारा रिस्क मैट्रिक्स। तो हमारा यहाँ पे ये लाइकली ये आया हमारा। जी हम तो ये लगाए, मैं बहुत उम्मीद है कि ये हो जाएगा। मेजर इशू है सर, ये है हमारा यहाँ पे ये आया ना, मीडियम अनएक्सेप्टेबल। तो ये हमारा टोटल रिस्क स्कोर आया, सब तो हमने पूरा कर लिया था। ये हमारा पॉइंट था। तो ये हमारा जो स्कोर है ये यानी अनएक्सेप्टेबल है। अनएक्सेप्टेबल मतलब ये कि अभी पहले कंट्रोल मेजर्स सारे करने होंगे तब हम, ठीक। अब वो कंट्रोल मेजर्स क्या है, मान लिया एलिमिनेशन का इशू है, हमने एलिमिनेट करने के लिए सारी कोशिश की। अच्छा, मैंने ये 4 पॉइंट्स ये सारे एलिमिनेट करने की बात की है। इसके बाद हम एलिमिनेशन के बाद क्या है, सब्स्टिट्यूशन की बात है, इंजन कंट्रोल। तो ये चूंकि इसमें जगह नहीं थी, मैंने इसलिए इसमें नहीं डाला, वरना मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या किया था यहाँ पर अल्टीमेटली। ये सारे कंट्रोल मेजर्स हैं, एलिमिनेशन के पॉइंट्स मैंने डाल दिए उसके अंदर ऑलरेडी, ठीक। सब्स्टिट्यूशन का तरीका, कंसीडर अल्टरनेटिव इक्विपमेंट और वर्क प्रोसेस विच वुड मेक द जॉब लेस नॉइसी, फाइंड आउट एंड इम्प्लीमेंट परफॉर्मिंग टास्क डिफरेंटली टू प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम नॉइज एक्सपोजर। ये सब चीज़ें आपके कंट्रोल मेजर्स में। सब्स्टिट्यूशन, इंजन कंट्रोल का तरीका यहाँ पे लिखे हुए बहुत सारे, ये सारे कंट्रोल मेजर्स आपको लिखने हैं। देन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और देन पीपीई। तो तकरीबन 39 कंट्रोल मेजर्स हैं जो हमने बनाए हैं कि हाँ ये एकदम इशू सॉल्व हो जाएगा। एलिमिनेशन का तरीका है, सब्स्टिट्यूशन का तरीका है, सब कुछ उस हियरिंग लॉस को बचाने के लिए ये सारे कंट्रोल मेजर्स हैं। हमने आपको सिर्फ लिख के कौन सा दिखाया है अभी, एलिमिनेशन, एलिमिनेट द प्रोसेस दैट क्रिएट्स नॉइज सोर्स बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू वर्क प्रोसेस, सेलेक्टिंग न्यू वर्क इक्विपमेंट एंड डिजाइनिंग द लेआउट ऑफ द वर्क स्टेशन, लाइक आउटसोर्सिंग द नॉइसी वर्क प्रोसेस। जो जहाँ पे नॉइस होती है आप बाहर से करवा दीजिए, आपके यहाँ बना सामान आया, काम कर लिया। कोई स्टील कटिंग करनी है, आप बोलिए भी जहाँ से आप मंगा रहे हैं वहीं पे हो, या कोई उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए कि भाई एक छोटा सा वर्कशॉप इसको दीजिए, आप खाली हमको इसी साइज़ का स्टील काट करके दे दीजिए, तो ग्राइंडिंग या घिस के दे, जो कुछ भी काम इसका करना है आप उनको दे दीजिए। तो आपके वर्कर्स, उनका नॉइस का प्रॉब्लम सॉल्व, एलिमिनेट कर दिया आपने सारा काम। वहाँ से जितना भी आ रहा है उस साइज़ के हिसाब से आ रहा है, आपको वहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं, कटिंग
एलिमिनेट हो सकता है इस तरह से। एडवांस प्लानिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग अ सुटेबल बाय बी सॉरी यहाँ पे क्या एडवांस प्लानिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग अ सुटेबल बाय क्वाइट परचेसिंग ऑन और हायर परचेज, यानी आपकी पॉलिसी आपने बनाई हुई है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये परचेजर की, परचेज मैनेजर की, परचेसिंग डिपार्टमेंट की, और आपका जो एग्जीक्यूशन मैनेजर है या कंस्ट्रक्शन मैनेजर है या प्रोडक्शन मैनेजर वो मिल गए, प्लस आपका सेफ्टी मैनेजर, कि जब भी कोई सामान लाएंगे वहाँ बैठ के डिस्कस करेंगे कि इसमें नॉइस तो नहीं हो रही ज़्यादा, नॉइस इशू खत्म कर दिया आपने। परचेज ही ऐसा सामान करना है, ऐसे इक्विपमेंट कि जिसमें परचेज ना हो, ये क्वालिटी सॉरी आपकी ये पॉलिसी बेस है, इसे एलिमिनेट कर देंगे। कंसीडर वर्क प्रोसेस एंड इक्विपमेंट एट एन अर्ली स्टेज, हाउ द न्यू वर्क प्रोसेस और न्यू मशीनरी वुड वर्क विदाउट एक्सपोजिंग द वर्कर्स टू एक्सेसिव नॉइस। काम का तरीका इस तरह से आप कर लीजिए, है ना। बिफोर एक्वायरिंग ए न्यू मशीनरी इट्स नॉइस लेवल शुड बी कंसिडर्ड बाय लाइजनिंग विद द ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। जब आप सामान खरीदने जा रहे हैं, कोई इक्विपमेंट खरीदने जा रहे हैं, टूल इक्विपमेंट, ग्राइंडर कुछ भी, तो आप उसकी पहले सब देखिए गाइडलाइंस की कितनी नॉइस वो क्रिएट करता है, इनिशियली कितना किस लेवल पे, जितनी भी आपकी ये इक्विपमेंट्स आते हैं उसके पूरे साथ जो वो आता है इन्फॉर्मेशन बुकलेट आती है मैन्युफैक्चरर्स की, उसमें सारी टेक्निकल डिटेल सब कुछ रहती है, सेफ्टी इन्फॉर्मेशन भी रहती है। जो हमने इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज पढ़े थे उसमें सब लिखा रहता है, तो आप देखेंगे हाँ ये एक्सेप्टेबल नॉइस लेवल है, ठीक है, प्लस उसकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट क्या है, लो मेंटेनेंस का काम है तो और अच्छा है। ये सब चीज़ें आप वहाँ पे, ये सब पॉलिसी मैटर्स हैं जिसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर सब्सटीट्यूट का भी तरीका मैंने पूरा बताया, उसमें सब लिखा हुआ है, उसको लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा, वरना यू कैन ऐड सो मैनी एज यू वांट। इस तरह से आप ये एडिशनल कंट्रोल मेजर्स हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 हैं। ये पीपी के लास्ट वाला इशू है वो हमने कर दिया यहाँ पर, और थोड़ा सा ट्रेनिंग वाला कर दिया, 2 ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आ गया आपका। तो छोटे छोटे कंट्रोल मेजर दिए हालांकि, और ये काफ़ी नहीं है, इसीलिए तो हम सारे कंट्रोल मेजर्स और इसमें इंक्लूड कर रहे हैं और भी करते चले जाएंगे। मैंने 39 के आसपास बताया आपको, ये सारे कंट्रोल मेजर्स उसमें जो लिखे हुए हैं वो जब कर लेंगे तो आपका नॉइस का इशू सॉल्व हो जाएगा, कोई भी आदमी का कान खराब नहीं होगा काम करने की वजह से, ऑक्यूपेशनल नॉइस इश्यूज विल बी सॉल्व। ठीक, अब जब ये सब कर लेंगे तो आपका ये क्या है, रिवाइज रिस्क रेटिंग, पहले ज़्यादा था अब हमने इसको इस लेवल पे लिया है। लाइवलीहुड बहुत कम हो जाएगा क्योंकि सारे कंट्रोल मेजर आप अपने ले लिए हैं। कोई इशू बाई चांस कभी रह गया, जो रेजिडुअल रिस्क जिसको हम पढ़ रहे थे ना, तो जो रेजिडुअल रिस्क किसी इशू की वजह से अगर है तो उसको मान के चलते हैं कुछ कंसिडरेबल है थोड़ा सा, लेकिन टोटल जो रिस्क है, रिस्क रेटिंग फाइनल वो कम है, और वो 3 तो हमारा एक्सेप्टेबल लेवल था। जब ये कर लेंगे तो कंटिन्यू हो जाएगा। अब ये जो है एक्शन, ये कौन लेगा, यहाँ पे लिखेंगे हम, ये एक्शन कौन लेगा इसको यहाँ पे लिखेंगे। ये चूंकि बड़े लेवल का काम है, कौन लेता है नॉर्मली, जो टॉप मैनेजमेंट में होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्लानिंग मैनेजर है, इस तरह के लोग है ना, प्रोजेक्ट मैनेजर, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मान लिया, क्योंकि इस तरह के डिसीजन वही ले लेगा कि भाई इसको आउटसोर्स कर दीजिए किसी और को, और इसको ट्रांसफर कर दीजिए, हियरिंग का इशू खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट करने का तरीका। तो उसके लिए तो जाहिर आप उसको, आपके वर्कर हैं वो सैलरी दे रहे हैं, उनका काम आसान है, सस्ता पड़ता है, लेकिन बाहर भेजेंगे करने के लिए तो पैसा लेंगे वो, उसको वो प्रॉफिट कमाएंगे उसका, आपका रिस्क वो ले रहे हैं, तो वो कौन डिसाइड करेगा, वो तो हम और आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो बड़े लेवल पे जो होता है जो प्रोजेक्ट मैनेजर, वो उसके लिए आपने टाइम, ये सब करने के लिए आपको टाइम चाहिए, जगह जगह डिस्कस करेंगे, हो सकता है प्रोजेक्ट मैनेजर अपने ऊपर मैनेजिंग डायरेक्टर से डिस्कस करे, तो इसके लिए टाइम चाहिए इस एक्शन को पूरा करने के लिए। तो उसके लिए हम एक रीजनेबल टाइम देते हैं, 1 मंथ, 1 महीने में आप हर जगह से हर तरह से पूछ लीजिए, मालूम कर लीजिए और डिसीजन ले लीजिए। इस तरह से आपने एक चीज़ पूरी कर दी। अभी ये एक्शन कौन सा, एडवांस प्लानिंग इन, ये भी इसी का काम हो सकता है, तो यहाँ फिर ये लिख दीजिए आप, ये आपने कर दिया, ये बार बार करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये करना है। ठीक, जब आप नीचे लेवल पे और आएंगे तो हो सकता है दोबारा भी करना पड़े अलग अलग, आप ऐसे भी कर सकते हैं, हर चीज़ के लिए इसको करें, बट आई थिंक आप इन जनरल आप ले रहे हैं लाइवलीहुड सिवियरिटी को, तो आपने एक बार कर दिया है, इट्स एनफ। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हर बार लिखेंगे, और उसके बाद टाइम स्केल, इसको 1 महीना चाहिए इस कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, है ना। इस कंट्रोल को करने के लिए हो सकता है 1 महीना और लग जाए,
या 1 महीना, तो यहाँ पे भी 1 महीना 1 मंथ लिख दीजिए। फिर यहाँ पे हो सकता है कंसीडर वर्क प्रोसेस एंड इक्विपमेंट एट अर्ली स्टेज, ये भी 1 महीने की प्लानिंग आपकी है। कहीं पे 1 वीक हो सकता है, कहीं पे 1 डे हो सकता है। कोशिश, अच्छा ये रीजनेबल टाइम की बात हो रही है यहाँ पर, तो कोशिश ये करिए कि टाइम स्केल ऐसा दीजिए कि जब रिव्यू मीटिंग होगी, क्योंकि आपने लास्ट में रिव्यू और अपडेट की बात की थी ना, जब मीटिंग हो तो ये जितने भी एक्शन आपने बोले हैं वो हो जाए। 1 दिन 1 घंटा इमीडिएटली नहीं, ये आप प्लानिंग प्रोसेस है, नहीं है अभी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस नहीं है, तो ये प्रोसेस आप पहले कर रहे हैं, तो इमीडिएटली वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पर। असेसमेंट तो पहले कर रहे हैं ना आप चीज़ को, ऑनगोइंग तो इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन में आप इमीडिएट एक्शन लेते हैं कुछ ना कुछ। तो टाइम स्केल आपको बहुत सोच समझ के लेना है। अगर किसी चीज़ को 1 दिन का टाइम लगता है, आप उसको 2 दिन टाइम दे दीजिए कि भाई बाद में एक्सक्यूज़ ना करें कि नहीं बहुत टाइम कम था या आप जल्द नहीं कर पाए, या 1 महीने का टाइम है, आप कहिए चलिए 2 महीने में कर दीजिए। लेकिन जब वो टाइम आए, जब आप रिव्यू मीटिंग करें कि हाँ ये सारे एक्शन हो चुके हैं कि नहीं, एक्शन जो प्लान बनाया है आपने पूरा, उस एक्शन प्लान के अंदर ये सारा की सारा इशू सॉल्व होना चाहिए। इसलिए टाइम स्केल बहुत रीजनेबल होना चाहिए, इतने दिन में वो हो जाए इमीडिएटली, या 1 घंटा 2 घंटा वाली टाइम नहीं। आप असेसमेंट कर रहे हैं, आप पहले से इस चीज़ को समझ के रखिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेफ्टी ऑफिसर है ना, ये सुपरवाइजर नहीं, मैनेजर, मैनेजमेंट लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, क्योंकि वही लोग मेन रिस्पॉन्सिबल हैं, आंसरेबल वही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मेन उन्हीं की है। आप अगर बोलेंगे रिस्पॉन्सिबल आपने एक्शन नहीं लिया तो क्या कर ले, आपको टाइम ही नहीं मिला बजट। ये लोग रिस्पॉन्सिबल है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, ट्रेनिंग मैनेजर, लॉजिस्टिक्स मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, डायरेक्टर, फाइनेंस मैनेजर, उसका जो टॉप जो मैनेजमेंट में बैठा हुआ है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। दे आर मोर कैपेबल ऑफ टेकिंग प्रॉपर एक्शन, बजाय इसके कि आप एक्शन ले लें उसको। तो छोटे लेवल पे जितने भी डेजिग्नेशन हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में न डालिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऊपर जाएगी। जब मीटिंग होगी या जब एक्शन की बात आएगी तो दे आर आंसरेबल। सुपरवाइजर को आपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें लिख दिया, इंजीनियर ने उसको टाइम ही नहीं दिया, तो कैसे रिस्पॉन्सिबल होगा। आप मैनेजर को बोलेंगे तो ज़ाहिर है मैनेजर के पास तो पूरा, चूँकि वो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शुड बी, सॉरी ये जो है क्लियर है। अब ज़रा आप लोग का जो आपने लिखा है उसमें कंट्रोल मेजर 5-5 कंट्रोल मेजर लिखिए, छोटे छोटे, बड़े नहीं, प्रैक्टिस के लिए लिख डालिए। मैं आपको इसके लिए 15 मिनट दे रहा हूँ या 10 मिनट, 10 मिनट काफ़ी होगा, है ना। आपको ये समझ में आ गया, इसको लिखिए अपने हिसाब से, आपके मैट्रिक्स के हिसाब से। उसके बाद 3-4 कंट्रोल मेजर लिख लीजिए, ठीक। होमवर्क में आप ज़्यादा लिखिएगा, लेकिन फिलहाल प्रैक्टिस के लिए आप 4 कंट्रोल मेजर लिखिए। Okay, so time is almost finished now. चार कंट्रोल मेजर्स में मेरे ख्याल से इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। हो गया ना, ठीक। तो एक आपको आइडिया लग गया सारा कैसे करना है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, बल्कि पूरा समझ में आ गया। ये कर लिया आप लोगों ने इतना, यानी एक हजार्ड, हु एंड हाउ, इनिशियल कंट्रोल मेजर या एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर, उसकी रेटिंग, एडिशनल कंट्रोल मेजर्स, उसके बाद पोस्ट रेटिंग, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड देन टाइम स्केल। ये आपका ऑलमोस्ट आपने 1000 को पूरा डिस्कशन कर लिया, नहीं 1000 के हिसाब से। अभी दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, जितने भी एक्टिविटीज सबको कर सकते हैं इस तरह से। हम एक और देखते हैं छोटा सा, ठीक। ठीक, ये देखते हैं मैनुअल हैंडलिंग, सामान उठाना, चाहे ऑफिस में कहीं पे भी आप मान के चलिए, जब मैनुअल हैंडलिंग एक्टिविटीज़ में बैक पेन या इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो रिपीटेटिव और सस्टेन यूज ऑफ फोर्स, धक्का देना, खींचना, फोर्स से किसी चीज़ को धक्का देना बार बार कर रहे हैं वर्क प्लेस पे, इसके लिए, ठीक। तो आपका जो इशू है वो क्या है,
किसको नुकसान पहुंच सकता है? ऑल वर्कर्स, स्टाफ, एम्प्लॉयज हु आर एंगेज इन मैनुअल हैंडलिंग वर्क सच एज लिफ्टिंग, पुशिंग, पुलिंग, होल्डिंग, लोअरिंग, थ्रोइंग, कैरिंग, पैकिंग, टाइपिंग, सब मैनुअल हैंडलिंग की हानि। ठीक, क्या हो सकता है? Sprain or strain, outstretching your muscles beyond their capacity can lead to inflammation, bruising and pain, muscular strain and sprain. ये सारी की सारी चीज़ें। दूसरा हजार्ड, who and how. एडिशन कंट्रोल मेजर आपने टूल बॉक्स स्टॉक दिया हुआ है। ठीक, अब इसका लाइक्लीहुड कितना हो सकता है? लाइक्लीहुड भी ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग, अगर रेगुलरली वही काम है। लेकिन नॉर्मली चूंकि ये काम हर आदमी करता है तो नंबर ऑफ पीपल पे डिपेंड कर रहा है ना। सीवियरिटी की बात हो रही है आप जो कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मल सामान उठा रहे हैं जा रहे हैं तो इतना सीवियर नहीं है, लेकिन आपको बोला कि 50 किलो का 40 किलो सामान, या ऑफिस में ही है, बॉक्स है प्रिंटर के लिए पूरा आया है, बस 20-25 किलो का है पूरा, उसको बोला कि गाड़ी से आया 25 बॉक्स हैं 20 बॉक्स हैं, आप लोग उठा के रख दीजिए। तो फिजिकल स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है। एक जनरल आदमी की कैपेसिटी 15 से 20 किलो उठा लेता है 1-2 बार 3 बार, ज़्यादा करेगा तो ज़ाहिर है फिर वो इशू हो जाएगा उसके लिए। तो जितने भी इश्यूज़ हैं सारे उसमें साथ हो जाएंगे। तो ऑफिस में भी हो सकता है ये, या कोई किचन है, रेस्टोरेंट है, उसमें भी सामान, या आपका कोई वर्कशॉप है, इक्विपमेंट उठाना चलाना, ये सारे के सारे इश्यूज़ हैं। ठीक है ना। और आपने खाली क्या किया है? टूल बॉक्स प्रोवाइड किया, टूल बॉक्स स्टॉक समझा दिया थोड़ा सा बैठा के, बस इतना। इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, वर्क प्लानिंग चाहिए, वर्क स्पेस चाहिए, हर एक चीज़। ठीक, तो लाइक्लीहुड मेरे हिसाब से ज़्यादा रहेगा, मान लिया 4 मान लीजिए इसको भी। और सीवियरिटी, यंग है, हेल्दी है तो कम रहेगी, है ना, बूढ़ा है, कमज़ोर है तो ज़्यादा हो जाएगी, विमेन है, और ख़ासकर वो जो हमने कैटेगरी पढ़ी थी प्रेग्नेंट वुमेन, अगर ऐसा मामला है तो ज़्यादा और बहुत सीवियर भी हो सकता है। तो सीवियरिटी भी हमारे हिसाब से ज़्यादा होगी, है ना, 4 इसमें मान लेते हैं। ठीक, अगेन ये 16 हो गया। अब कंट्रोल मेजर्स आप लिखना शुरू कर दीजिए, इतना भी। बहरहाल मेरा समझाने का इशू था, मेरे हिसाब से मैंने ट्रेनिंग अभी कंप्लीट कर ली है। आपको इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे हज़ार्ड्स हैं, बहुत सारे कंट्रोल मेजर्स हैं ये करने के लिए। मैं आपको वहाँ पे इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ अब कि अब ये अगला टॉपिक सर्टिफिकेशन का आ रहा है। आपने एक हज़ार्ड को कंप्लीट कर लिया, ऐसे ही दूसरा भी करना है, तीसरा भी, अगर 15-20 या 50 है तब पूरी पूरी बुक बना सकते हैं आप इस तरह से, जैसे आपके सामने मैंने दिखाया था। तो नंबर ऑफ़ हज़ार्ड्स की भी कमी नहीं है। आपके वर्क प्लेस को एनालाइज करिए, पूरा उसको चेक करिए, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करिए, उससे हज़ार्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें। ठीक है ना। अभी एक इशू है आप लोगों के साथ, जो आपने एक छोटा सा असेसमेंट किया 3-4, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, उनके लिए एक्टिविटी खास तौर से है कि 2 दिन का टाइम है आपके पास। आप एक 4-5 हज़ार्ड्स अलग अलग तरह से, अलग अलग कैटेगरीज से उसको लिखिए और पूरा डिस्कशन सबमिट करिए। सर्टिफिकेट इसी बेस पे मिलेगा अगर आप पास होते हैं तो, फ्री में नहीं है। ठीक जी, हाँ, आपको बनाना है खुद, आप टाइप करके बनाइए, हाथ से बनाइए, आप रीडेबल हो, राइटिंग ऐसी हो कि हम पढ़ सकें। ठीक है ना। ओके, फर्दर मेरे हिसाब से जी जी रीजनेबल होना चाहिए किसी चीज़ को करने के लिए। अगर 2 ही दिन चाहिए, आप उसको 1 महीना लेंगे तो कैसे चलेगा? तो अगर टाइम स्केल नहीं देंगे तो कैसे कंप्लीट करेंगे? आप 1 वीक लिख दीजिए। अगर कोई काम 2 या 3 दिन में होने वाला है, आप एक्सटेंड करके रीजनेबल उसको बढ़ाकर उसको 1 हफ्ते कर दीजिए। लेकिन कोई काम अगर 2 दिन में होने वाला है, उसको अगर 1 महीना देंगे तो रीजनेबल नहीं है। यू हैव टू गिव द रीजनेबल टाइम, ताकि इतने में हो जाए। मान लीजिए आपको मार्केट से एक क्या बोलते हैं सीमेंट का बैग लाना है, आप टाइम लिख रहे हैं 2 महीना, तो
तो रीजनेबल नहीं, वो तो हर मार्केट में मिल जाएगा आपको, एक दिन का काम है वो, है ना। आपको अगर लेकिन कोई ऐसा इक्विपमेंट लाना जो यहाँ पे नहीं मिलता, वो मिलता है चेन्नई में, तो हो सकता है उसको 1 महीने या 2 महीने भी लग जाए। तो डिपेंड करता है ये, और आपको जज करना है कि इस काम को करने के लिए 1 महीने चाहिए, 1 हफ्ता चाहिए, 1 दिन चाहिए, 6 महीने चाहिए। रीजनेबल टाइम होना चाहिए कि जब नेक्स्ट मीटिंग करें आप कि हाँ ये सब इश्यू सॉल्व हुए कि नहीं, तो उस वक्त ये सॉल्व हो जाने चाहिए। ठीक, ये हमने शुरू में पढ़ा था। अब ये जस्टिफिएबल है, ये जितना पूरा इसके सबने पढ़ा है आपने, वो इतने सारे कंट्रोल मेजर्स पढ़े हैं, सब कुछ पढ़े हैं, हायरार्की ऑफ कंट्रोल पढ़ा है। अब मेरे ख्याल से यू आर कैपेबल ऑफ मेकिंग द रिस्क विच वॉज हाई बिफोर, नाउ यू कैन लोअर इट डाउन टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। ऑल द रिस्क आर कंट्रोल्ड, है ना, एंड वर्क कैन प्रोसीड। कोई क्वेश्चन, कुछ भी? सर्टिफिकेट का अगर आप लोग चाहते हैं, ये ट्रेनिंग फ्री थी एकदम, देयर वाज आई डिडंट चार्ज एनीथिंग। ठीक, फॉर सर्टिफिकेट यू हैव टू टेक सम एफर्ट, आपको रिस्क असेसमेंट बनाना भी पड़ेगा एंड इज पेएबल। तो जिसको सर्टिफिकेट चाहिए होगा तो यू कैन कॉन्टैक्ट द ऑफिस और आपको बता देंगे। थैंक यू।